मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड की। बीएससी पार्ट थर्ड में हमने स्टार्ट की थी यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस का हमने इंट्रो वाला पार्ट देख लिया था कि हम एनएमआर बोलते किसे हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रा हमें कैसे मिलता है। आज जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वो हमारे पास होगा केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। यहाँ पे जो रासायनिक विस्थापन या फिर केमिकल शिफ्ट आप लोगों के पास है, इसमें हम क्या करते हैं, जो केमिकल शिफ्ट हमारे पास होती है रासायनिक विस्थापन, वो हम जब एनएमआर स्पेक्ट्रा जब हम बनाते हैं तो वहाँ हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है इसी केमिकल शिफ्ट की कि एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो हमारे पास सिग्नल्स होते हैं वो सिग्नल्स हमें कहाँ ड्रा करना है, अप फील्ड की तरफ ड्रा करना है या फिर डाउन फील्ड की तरफ ड्रा करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कब हम अप फील्ड की तरफ ड्रा करें और कब हम डाउन फील्ड की तरफ ड्रा करें। तो इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। तो केमिकल शिफ्ट को पढ़ने से पहले हम एक दो टर्म के बारे में देखते हैं। हमारे पास है फर्स्ट शिल्डेड और दूसरी होगी डीशिल्डेड। शिल्डेड जिसको हम बोलते हैं परिरक्षित। परिरक्षित, इसमें हमारे पास क्या होता है, जो प्रोटॉन्स होते हैं अपने पास वो एक तो परिरक्षित प्रोटॉन होते हैं और दूसरे हमारे पास होते हैं विपरिरक्षित प्रोटॉन। ये हम कैसे देखते हैं कि हमारे पास कौन सा परिरक्षित होगा और कौन सा विपरिरक्षित होगा। तो इसके लिए हमारे पास होता है, जब भी हम किसी प्रोटॉन जब हमारे पास प्रेजेंट होता है कंपाउंड में, तो किसी यौगिक को हम जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, यानी कि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उस पर अप्लाई करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, वो जो एक्सटर्नल फील्ड जब हम अप्लाई करेंगे तो वो प्रोटॉन जो होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन चक्रण करते हैं वैसे ही हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन भी चक्रण करेंगे। तो वो प्रोटॉन चक्रण करने के कारण वो जो हमने प्रोटॉन पे जो लगाया अप्लाइड किया, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वो क्या करेंगे, खुद एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेंगे जिसे हम बोलते हैं, हमारे पास होती है एक तो हमारे पास होता है प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र, एक हमारे पास होता है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, एक हमारे पास होगा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक हमारे पास होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जिसको हम बोलते हैं प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें क्या करना है, जब भी हमें प्रोटॉनों का परिरक्षित और विपरिरक्षित देखना है तो हमारे पास जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है उनकी हमें डायरेक्शन देखनी होती है। जब इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में जब हमारे पास होता है तब हमारे पास प्रोटॉन क्या होगा, विपरिरक्षित यानी कि डीशिल्डेड होता है हमारे पास प्रोटॉन। कब होगा, जब हमारे पास प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और जो हमारे पास होता है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में होते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन जो होगा वो क्या होगा, विपरिरक्षित होगा। और जब हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारे पास होता है इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी कि प्रयुक्त और जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे के अल्टरनेट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, यानी कि विपरीत दिशा में होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा हमारे पास, शिल्डेड। तो ये डीशिल्डिंग और डिशिल्डेड हमारे पास होगा तब हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रा में जब हम सिग्नल्स बनाएंगे तो शिल्डेड जब भी हमारे पास प्रोटॉन होता है तो उसके कारण हमें जो एनएमआर सिग्नल्स मिलते हैं हमेशा वो हमारे पास मिलते हैं अप फील्ड की तरफ, और जब हमारे पास प्रोटॉन डीशिल्डेड होता है तो उसके थ्रू हमें जो एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमारे पास डाउन फील्ड की तरफ। तो ये हमारे पास चीज है कि हमारे पास शिल्डेड और डीशिल्डेड के थ्रू हमारे पास जो एनएमआर स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमारे पास कहाँ कहाँ मिलेगा। तो हम देखते हैं, फर्स्ट टर्म हमने हमारे पास है शिल्डिंग प्रोटॉन, शिल्डेड हमारे पास होता है शिल्डेड प्रोटॉन यानी कि हम इसे बोलते हैं परिरक्षित प्रोटॉन। इसकी अगर हम बात करें डिटेल में परिरक्षित और विपरिरक्षित को, तो हमें क्या देखना पड़ता है, हमारे पास अभी हमने देखा कि जब हमारे पास प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र और जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि हम क्या करें, यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे शो करें तो हमारे पास क्या होगा, ये तो हमारे पास होगा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब हम जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड करते हैं जिसको हमारे पास होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। एक हमारे पास होता है प्रयुक्त, हमारे पास होता है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र यानी कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारे पास होता है इंड्यूस्ड
मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बोलते हैं IMF शॉर्ट में, और इसको हम बोलते हैं AMF। ये हमारे पास होता है जब हमारे पास AMF यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा वो क्या होगा, हमारे पास परिरक्षित होगा। इसके थ्रू जो होगा हमारे पास प्रोटॉन, वो हमारे पास प्रोटॉन होगा शील्डेड, और इस शील्डिंग के कारण जब भी हमारे पास प्रोटॉन शील्डिंग शो करता है या फिर शील्डेड होता है, तो उसके कारण हमें जो NMR स्पेक्ट्रा मिलेंगे, NMR स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल्स हमें मिलेंगे, NMR स्पेक्ट्रा जो हमारे पास सिग्नल्स होंगे इसके, वो सिग्नल्स हमें कहाँ मिलेंगे, अपफील्ड की तरफ, उच्च क्षेत्र की ओर हमें मिलेंगे। और जब हमारे पास अगर दूसरी टर्म की अगर हम बात करें, वो हमारे पास है V परिरक्षित या फिर D शील्डेड। ये हमारे पास फर्स्ट थी शील्डिंग, सेकंड है हमारे पास D शील्डिंग, D शील्डिंग यानी कि V परिरक्षित। इसमें क्या होगा, V परिरक्षित में इसका अपोजिट चलेगा हमारे पास, जब हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड और जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। अगर हमारे पास डायग्राम इसका होगा तो वो क्या होगा, जब AMF और हमारे पास होगा IMF इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जब हमारे पास क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में प्रेजेंट होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा वो हमारे पास क्या शो करेगा, D शील्डिंग होगा प्रोटॉनों का। और D शील्डिंग होने के कारण, प्रोटॉनों के D शील्डिंग प्रोटॉन होने के कारण हमारे पास जो NMR स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल्स हमें मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, हमें डाउन फील्ड की तरफ। तो इसके थ्रू हमारे पास जो सिग्नल्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे, डाउन फील्ड की तरफ। अब ये डाउन फील्ड और ये फील्ड हमें कैसे देखनी होगी, जब हम NMR पैमाना बनाता है, NMR हमारे पास जब यूज में लेते हैं पैमाने में, तो हमारे पास जो जब हमारे पास तो डेल की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास अप जब होती है, हाई जब होती है, तब हमारे पास क्या होता है, वो लो फील्ड होती है। और जब टो की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होती है तो वो हमारे पास क्या होती है, डाउन फील्ड होती है। वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन रासायनिक विस्थापन या फिर केमिकल शिफ्ट पढ़ने से पहले हमें ये दो टर्म पता होनी चाहिए कि प्रोटोनों का शील्डिंग और D शील्डिंग क्या होती है, क्योंकि इनके थ्रू ही हमारे पास क्या होता है, जो सिग्नल्स हमें मिलेंगे उन सिग्नल्स को हमें अप फील्ड या फिर डाउन फील्ड की तरफ देखना पड़ता है। तो यहाँ हमारे पास जब भी हमारे पास शील्डिंग प्रोटॉन आए या D शील्डिंग प्रोटॉन आए, तो हमें इतना देखना है कि जब हमारे पास AMF और IMF दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, प्रोटोनों की शील्डिंग होगी और NMR सिग्नल्स कहाँ मिलेंगे, अप फील्ड की तरफ मिलेंगे। लेकिन जब हमारे पास जो AMF और जो IMF है दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब हमारे पास क्या होगा, प्रोटोनों का D शील्डिंग होगी और इसके थ्रू हमें जो NMR सिग्नल मिलेंगे वो हमारे पास कहाँ होंगे, डाउन फील्ड की तरफ। तो ये हमारे पास होगी शील्डिंग और D शील्डिंग। आगे अगर हम बात करें केमिकल शिफ्ट की डेफिनेशन की, तो हमारे पास क्या होता है, जब प्रोटोनों का परिरक्षित या फिर विपरिरक्षित के कारण, जब हमारे पास प्रोटॉन जो होंगे वो परिरक्षित होंगे या फिर विपरिरक्षित होंगे, इन दोनों में से कोई भी जब हमारे पास होगा, तब जब हमारे पास जब प्रोटॉन परिरक्षित और विपरिरक्षित होंगे, तो NMR संकेत में NMR जो सिग्नल्स होंगे उनमें जो डिप्लेसमेंट हमारे पास रिप्लेसमेंट होगा या फिर प्रतिस्थापन होगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। अगर यहाँ पे हम डेफिनेशन की बात करें इसके केमिकल शिफ्ट में, तो हमारे पास यही होगा कि प्रोटोनों के परिरक्षित या विपरिरक्षित से NMR जो स्पेक्ट्रम होते हैं, NMR जो स्पेक्ट्रम जब हमारे पास होंगे उसमें NMR जो सिग्नल्स होंगे उनमें जो रिप्लेसमेंट हमारे पास होता है, विस्थापन जो हमारे पास होता है, शिफ्ट जो होती है, उसी के थ्रू हमारे पास क्या बनते हैं, उसके सिग्नल्स मिलेंगे और इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। यहाँ देखते हैं हम, ये हमारे पास कोई सिग्नल्स हमें चाहिए, NMR सिग्नल्स। तो NMR सिग्नल्स के लिए हमारे पास क्या होगा, जैसे ही हम इसका ड्रा करते हैं हमारे पास डायग्राम, तो ये हमारे पास क्या होगा, NMR सिग्नल बनाने के लिए सपोज हमारे पास एक हमें सिग्नल्स मिला यहाँ पर, दूसरा हमारे पास सिग्नल्स होगा यहाँ पर। तो ये जो हमारे पास सिग्नल्स जब हम हमारे पास, जैसे हमारे पास ये वाली जो फील्ड है, अभी हमने माना ये फील्ड जो होगी वो क्या होगी, अप फील्ड होगी, और ये वाली जो फील्ड होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, डाउन फील्ड।
तो जब भी हमारे पास प्रोटॉन उच्च क्षेत्र की तरफ या फिर निम्न क्षेत्र की तरफ जब भी हमारे पास होगा, यानी कि अपफील्ड की तरफ हमारे पास क्या होगा, शील्डिंग होगी, और डाउनफील्ड की तरफ हमारे पास क्या होगी, डीशील्डिंग होगी। तो जब हमारे पास प्रोटोनों के अपफील्ड डाउनफील्ड से उसमें क्या होगा, जब प्रोटोनों का विस्थापन जो होगा, यानी कि इन बीच में जो हमारे पास बचेगा यहाँ पे, ये जो हमारे पास विस्थापन होगा प्रोटोनों को, इस होगा हमारे पास, यही क्या होती है उसकी केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। इसी को हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट या फिर रासायनिक विस्थापन। तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई केमिकल शिफ्ट की। इसके अलावा हमने दो चीज देख ली कि डीशील्डिंग और शील्डिंग क्या होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास कि कब हमारे पास अपफील्ड होगी और कब हमारे पास डाउनफील्ड होगी, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम NMR स्पेक्ट्रा बनाते हैं किसी भी चीज का, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपाउंड हमारे पास है, तो कंपाउंड का NMR स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उसके प्रोटोनों को देखते हैं कि उस प्रोटोनों का एनवायरनमेंट कैसा है। फिर प्रोटोनों को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसको देख हमारे पास वो जो NMR स्पेक्ट्रा में जब हमें मिलेगा वो डाउनफील्ड की तरफ जाएगा या फिर अपफील्ड की तरफ। तो यहाँ हमारे पास है, ये अपने पास क्या होती है, जब भी हम NMR स्पेक्ट्रा बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक हम सिग्नल्स बनाते हैं जो हम क्या लेते हैं स्टैंडर्ड के रूप में, मानक के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। वो हमारे पास होती है TMS, जिसे हम बोलते हैं टेट्रा मैथिल सिलेन। टेट्रा मैथिल सिलेन स्ट्रक्चर ड्रा करें अगर हम इसकी, सिलिकॉन जो होता है, जब हमारे पास इस पे 4 मैथिल ग्रुप जब अटैच होंगे हमारे पास, टेट्रा मैथिल सिलेन, इसे बोलते हैं हम TMS। टेट्रा मैथिल सिलेन जो होता है वो NMR स्पेक्ट्रम होता है, NMR स्पेक्ट्रा होता है, उसमें हम स्टैंडर्ड के रूप में यूज़ करते हैं, हमारे पास मानक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो ये NMR स्पेक्ट्रा बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रा बनाते हैं तब हमारे पास एक संदर्भ के रूप में यूज में जो लेते हैं हमारे पास उसका सिग्नल बनाना है, यानी कि TMS बनाना है। अब TMS के जैसे ही हम आगे जाते हैं, जैसे हमारे पास स्टार्ट करें यहाँ पे, ये हमारे पास होती है डेल की वैल्यू। डेल की वैल्यू में हमारे पास क्या आता है, 0 से स्टार्ट होती है हमारे पास, 0 1 2 ऐसे करके हमारे पास जब 10 तक वैल्यू जाती है इसकी, हमारे पास जैसे ही जाएगा तो जैसे जैसे हमारे पास डेल की वैल्यू हमारे पास बढ़ती है तो वो कौन सी शिफ्ट होती है, हमारे पास डाउनफील्ड आ जाती है। ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास डेल की वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली फील्ड क्या होगी हमारे पास, 0 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू आएगी, अगर हम जैसे हम मूव करेंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास ये वाली साइड कौन सी होगी उसकी, डाउनफील्ड, और ये वाली जो साइड होगी हमारे पास वो हमारे पास होगी उसकी अपफील्ड, ये होगी हमारे पास अपफील्ड। तो जैसे ही हमारे पास डेल की वैल्यू अगर ज़्यादा, जैसे ही हमारे पास डेल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी हमारे पास, तो इट मीन्स हमारे पास क्या है, वो उसकी अपफील्ड है। और जब हमारे पास डेल की वैल्यू हमारे पास कम होती जाएगी जैसे हमारे पास, तो वो क्या होगी, हमारे पास डाउनफील्ड होगी। तो डेल की वैल्यू और जो टो की वैल्यू है हमारे पास वो क्या होती है, एक दूसरे का अपोजिट चलती है। तो हमारे पास जब भी डेल की वैल्यू जब हमारे पास चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, 10 में से जो टो की वैल्यू हमारे पास होगी वो हम क्या कर देते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है उसकी डेल की वैल्यू। ये हम बात करेंगे आगे NMR जो पैमाना जब हम लेंगे इसका, कि पैमाने के हम कैसे कैसे इसको, जो हमारे पास न्यूमेरिकल आता है इसका, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको, उसकी हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी हमें क्या करना है, केमिकल शिफ्ट की जो हमारे पास होगी वो हमें मेनली ये देखना है कि हमारे पास अपफील्ड कौन सी होगी और डाउनफील्ड कौन सी होगी। तो जब भी हमारे पास डेल की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक की आएगी तब हम उसे बोलते हैं अपफील्ड, और जैसे ही हमारे पास 10 से आगे इंक्रीज होती जाएगी डेल की वैल्यू, वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, डाउनफील्ड। तो आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी प्रोटोनों का शील्डिंग हमारे पास होती है, जब भी हमारे पास प्रोटोन परिरक्षित होता है, तो उसके थ्रू हमारे पास जो NMR स्पेक्ट्रा मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, अपफील्ड की तरफ मिलेगा। और जब भी हमारे पास प्रोटोनों को विपरिरक्षित होता है, डीशील्डिंग होती है प्रोटोनों की, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसका जो सिग्नल्स मिलेगा हमें वो कहाँ मिलेगा, डाउनफील्ड की तरफ। अब कौन से इफेक्ट उस पर काम कर रहे हैं वो हमारे पास होगा, आगे हम देखेंगे इसके फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट में, कि जब हमारे पास एक एग्जांपल है, अगर हम बात करें यहाँ पे
प्रोपेन क्लोराइड हमारे पास है, इसका हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाना है। तो इसका एनएमआर स्पेक्ट्रा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोटोन देखेंगे। तो प्रोटोन कितने टाइप की प्रोटोन प्रेजेंट है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, ये जो कार्बन एटम है उससे डायरेक्टली हमारा कौन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एटम जुड़ा हुआ है। तो एक तो हमें इसके थ्रू सिग्नल्स मिलेंगे। सेकेंड अगर हम बात करें, ये वाला जो प्रोटोन हमारे पास है CS2, वो क्या है, कार्बन से हमारे पास दोनों तरफ है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, B सिग्नल्स देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारे पास CS3 जो होगा वो C टाइप का सिग्नल, यानी कि 3 टाइप के हमें यहाँ पे NMR सिग्नल्स मिलेंगे। अब NMR सिग्नल्स जब भी हमें देखने आए तो हमारे पास क्या होगा, ये जो CS2 ग्रुप होगा हमारे पास, वो A जो सिग्नल्स देंगे हमारे पास, उसमें डायरेक्टली वो किससे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। और जब भी हमारे पास कार्बन स्पीसीज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके जो प्रोटोन होते हैं वो क्या होते हैं, शील्डेड होते हैं, परिरक्षित होते हैं। तो जब भी हमारे पास प्रोटोन शील्डेड होंगे तो उसका NMR स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेगा हमें, यहाँ हमें मिलेगा ऑफ फील्ड की तरफ। तो ऐसे हमें देखना है एग्जाम्पल में कि उसको जब हम बात करेंगे आगे फैक्टर अफेक्टिंग या फिर इसके केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करने वाले कारक में, कि जब हमारे पास कार्बन जो आप लोगों के पास कंपाउंड होंगे उसके साथ जो हमारे पास जो भी एटम जुड़ा हुआ होगा उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि उसका जो NMR स्पेक्ट्रा मिलेगा वो अप फील्ड की तरफ मिलेगा या फिर डाउन फील्ड की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ केमिकल शिफ्ट, और एक हमारे पास होगा NMR पैमाना, उसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ जो केमिकल शिफ्ट है उसकी डेफिनेशन की बात की है कि रासायनिक विस्थापन में हमारे पास कैसे आप लोगों को डेफिनेशन देनी है केमिकल शिफ्ट की, कि हमारे पास अप फील्ड में और डाउन फील्ड में उसका जो NMR सिग्नल मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।